हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में। इस चैनल पर इम्पॉर्टेंट इंडियन एक्सप्रेस एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ एंड करंट अफेयर को हॉलिस्टिकली एनालाइज किया जाता है, बिल्कुल फोकस्ड होके आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये आपकी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स जो भी आप देते होंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेली की तरह स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक कोट से। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, एनीथिंग दैट मेक्स यू वीक फिजिकली, इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली रिजेक्ट्स इट एज पॉइजन। ठीक है, यानी कि आपके पास जो भी बैड हैबिट्स हैं, आपके रूटीन में जो भी बैड हैबिट्स सम्मिलित हैं, उसे आपको एक जहर की तरह अपने जीवन से हटा देना है पूर्ण रूप से। ठीक है, जैसे कि फ़ोन यूसेज, बीच बीच में फ़ोन चेक करना ब्रेक में, ठीक है, ये बैड हैबिट्स होती हैं कुछ, और ये आपको इंटेलेक्चुअली भी वीक करती हैं एंड फिज़िकली भी। राइट, आपकी आइज़ जो पढ़ पढ़ के परेशान हुई होती हैं पहले से, उन्हें फ़ोन मिल जाता है देखने को, वो और परेशान हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए आपको उन आदतों को हटा देना है। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। प्रीलिम्स रिलेटेड हम एक इंसेक्ट पढ़ेंगे, सिकाडा, ये काफ़ी न्यूज़ में है। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, ये कल ही इनाग्रेट किया गया है पीएम मोदी के द्वारा, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मेंस रिलेटेड हम 2 एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, बाकी न्यूज़पेपर में हर जगह सिर्फ इजराइल एंड हमास था, राइट, इसीलिए ये एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, द एक्सपेंडिचर गैप इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 2 एंड 3। 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फ्रीबीज का जिक्र है। क्वेश्चन देखते हैं आज का। इन इंडिया विच गवर्नमेंट एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड सर्टिफाइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स? ये वाला मैंने कल आपको बताया था कि कौन सी एजेंसी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर आपने कल का लेक्चर अच्छे से देखा होगा, सुना होगा, तो आपको ये वाला आंसर आता होगा। आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं, अगर नहीं भी आते हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं सेशन के एंड में डिस्कस करूँगी। ऑप्शंस देखते हैं इसके। मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और लास्ट में है अपीडा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपको बताना है कि इन सब में से आंसर कौन सा वाला है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर देंगे। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। अनअर्निंग द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ सिकाडा इमर्जेंस ऑन नॉर्थ अमेरिका, ये वाली न्यूज़ ना जुलाई के आसपास, जुलाई मंथ में भी न्यूज़ में थी, तो ये वाला आपके लिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है नॉर्थ अमेरिका में, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, जो वहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट है ना, वहाँ पे 13 से 17 साल के बीच में बिलियंस ऑफ सिकाडा आते हैं रिप्रोड्यूस करने बाहर। ठीक है, मतलब होता है ना कि एक साथ बहुत सारी नंबर्स में कोई भी एनिमल्स या फिर इंसेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि लोकस्ट होते हैं। ठीक है, लोकस्ट भी अचानक से ही बहुत सारे आ जाते हैं, ये वैसे ही इसमें क्या होते हैं कि रिप्रोड्यूस करने ये हर कुछ मतलब 13 से 17 सालों में ये बाहर आते हैं। अब इन्हें क्या होती है, इन्हें बर्ड खाने आती है। मोर देन 80 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड यहाँ पे इन्हें खाने आती है। अब कंसर्न ये उठाया जा रहा है कि बर्ड की स्पीशीज़ दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, सिकाडास बढ़ते जाएंगे, कैटरपिलर्स बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा, फॉरेस्ट एरिया को नुकसान होगा, फॉरेस्ट की पत्तियों को नुकसान होगा, स्पेशली ओक ट्रीज़ की पत्तियों को। ठीक है, बर्ड एक रियली इंपॉर्टेंट रेगुलेटर है इंसेक्ट हर्बीवोरस का। अब उनमें अगर डिक्लाइन होता है, ये एक कंसर्न बन जाता है कि हमारे बायोडाइवर्सिटी को, इकोसिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। पढ़ते हैं सिकाडास के बारे में। ये एक इंसेक्ट होते हैं जिन्हें ट्रू बग्स कहा जाता है। ये हम्पीटेरोन इंसेक्ट होते हैं। ठीक है, हम्पीटेरोन मतलब इनके माउथ पार्ट में ना एक पर्सिंग चीज़ होती है, जैसे कि मच्छर अपने वो डंक से छेद करता है ना, वैसे ही ऐसे ये पर्सिंग चीज़ होती है इनके पास, और वो विंग्स होते हैं इनके पास, ट्रांसपेरेंट विंग्स होते हैं। ये पर्सिंग की वजह से ये चूस लेते हैं, सक करते हैं पत्तियों के जो बाग से ना प्लांट सैप निकलता है,
राइट। यानी कि पेड़ की छाल से जो एक सैप, एक फ्लूइड टाइप निकलता है, एक तरल पदार्थ निकलता है, उसे ये चूसना पसंद करते हैं ये वाले कीड़े। द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ सिकाडा इंडिया एंड बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, फॉलोड बाय चाइना। अब इन्हें कुछ थ्रेड भी दिखाया जा रहा है, ठीक है, सिकाडा की पॉपुलेशन को भी। ह्यूमन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, हम वो ट्रीज़ को ही हटा दे रहे हैं जिन ट्रीज़ को वो यूज़ करते हैं अपने रिप्रोडक्शन के लिए, अपने बढ़ने के लिए, फीड करने के लिए, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है, इनकी रिप्रोडक्शन प्रोसेस में या एमर्जेंस की टाइमिंग में कुछ टाइम को सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, डिस्टरप्ट कर रहा है उसे। जैसे कि एनिमल्स और इंसेक्ट होते हैं ना, इनका रिप्रोड्यूस, प्रजनन का कोई सीज़न होता है, राइट। अब वो सीज़न अगर इधर उधर चेंज हो रहा है, लाइक सर्दी का मौसम ज़्यादा हो रहा है या गर्मी का मौसम ज़्यादा हो रहा है, तो ये लोग अच्छे से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और बायोडाइवर्सिटी को हार्म ये चीज़ करेगी। पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड्स कंटामिनेट सॉइल एंड वाटर, जो उनकी हेल्थ को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। सिकाडा के बारे में आपको पता चल गया होगा कि सिकाडा बहुत छोटी न्यूज़ है, बट सिकाडा अगर आएगा ना एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में स्पेशली, तो वो बिल्कुल सर के ऊपर से जाएगा कि पता नहीं किस चीज़ के बारे में इन्होंने बात की है, ठीक है। बस थोड़ा सा याद रखना है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है बस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, फर्स्ट रैपिड ट्रेन टू बी नेम्ड नमो भारत। एक फर्स्ट रैपिड ट्रांजिट रेल सिस्टम लगाया गया है, ठीक है, उसका इनागुरेशन हुआ है। कहाँ से? दिल्ली से मेरठ तक। नाम रखा गया है नमो भारत। अब ये देखते हैं ये डेवलपमेंट प्रोसेस में एंड कन्वीनियंस में, अर्बनाइजेशन में कैसे ये पार्टिसिपेट कर सकता है। इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रेन नमो भारत, ये इंडिजीनियसली डेवलप की गई है, यानी कि अपने इंडिया में ही ये बनाई गई है। इसकी स्पीड क्या है? पोटेंशियल स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में ये 180 किलोमीटर चल सकती है, ठीक है। इसकी ऑपरेशनल स्पीड है 160। ये क्या है, दिल्ली से जो मेरठ का डिस्टेंस है ना, उससे थोड़ा मतलब जो डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगता है उसे कम करने में ये कारगर है। देख लेते हैं ये है क्या। ये न्यू डेडिकेटेड हाई स्पीड हाई कैपेसिटी कंफर्टेबल कम्यूटर सर्विस है, राइट। अभी इसे दिल्ली से इनागोरेट या ऑपरेट किया गया है मेरठ तक का। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि ये कंज्यूम कितना करता है, 1/5 ऑफ फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन होता है इसका एज़ कम्पेयर टू रोड व्हीकल्स। ये वाला ज़्यादा अच्छा है क्योंकि रोड व्हीकल सबके मतलब सब अपने अपने प्राइवेट व्हीकल्स लेके जाते हैं दिल्ली टू मेरठ, राइट। तो उसमें ज़्यादा जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज है वो इमिट होती हैं, उनका उत्सर्जन होता है, राइट। अगर ये फॉसिल फ्यूल कम कंज्यूम करेगा तो क्या होगा, ये ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस को भी रिड्यूस करेगा। रिड्यूस इसका क्या एस्टिमेट बताया जा रहा है कि ये रिड्यूस करेगा 2.5 लाख CO2 टन्स, ठीक है, पर ईयर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब ये शेयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को भी इंक्रीज़ करेगा 37 से 63 तक। सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है, क्योंकि ये कम ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट करेगा, राइट। अब दिल्ली की जो वो दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन का हाल है वो तो आप सब ने देखा होगा। डेली न्यूज़ आती है कि बिल्कुल वर्स्ट क्वालिटी, कल तो मुंबई की भी न्यूज़ आ गई है कि बिल्कुल वर्स्ट क्वालिटी वहाँ पे रही है एयर क्वालिटी, राइट। अब कितना ज़रूरी हो जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ करना, एक मतलब कम ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट करने वाले व्हीकल को यूज़ करना, एक मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलाना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वहाँ की एयर पोल्यूशन से पता चलता है। तो हमें क्या करना है, ये और मतलब एरियाज़ में भी और अर्बन एरियाज़ में भी हमें इसे स्प्रेड करना है इस सिस्टम को, ताकि डिस्टेंस को मतलब बड़े से बड़े डिस्टेंस को कम समय में तय किया जा सके और कार्बन एमिशन भी ना हो, ठीक है। हमें इसे और अर्बन एरियाज़ में भी ट्राई करना चाहिए।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, एजेंट्स ऑफ प्रोस्पैरिटी। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, यूपी के किसानों के उत्थान के लिए उनका बहुत बड़ा रोल प्ले उन्होंने किया है, ये इस एडिटोरियल में बताया गया है। बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके जीएस पेपर 3 के लिए, ठीक है। फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ने क्या किया है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना, लाइक परंपरागत कृषि विकास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। कॉस्ट को रिड्यूस करना, जो इनपुट्स लग रही हैं, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड, जो खाद वगैरह लग रही हो उसकी कॉस्ट को कम करना। इम्प्रूविंग मार्केटेबिलिटी, ई नाम सुना ही होगा, 3 फार्म लॉज भी लेके आए थे, बट वो 3 फार्म लॉज विरोध के कारण हटा दिए गए। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मिलेट प्रोग्राम गवर्नमेंट चला ही रही है। रिस्क मिटिगेशन एंड क्लाइमेट रेजिलेंट टेक्नोलॉजीज ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन भी हो रहा है, राइट। अब फार्मर्स को अवेयर किया जा रहा है कि कब कौन सा डिज़ास्टर आ रहा है और कौन सी डिज़ास्टर रेजिलेंस क्रॉप आपके लिए आपके खेत के लिए सही होगी। अब फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे एक चैलेंज बताया है, वो है फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। कितने सालों से ये चलता आ रहा है कि भाइयों के बीच में ना जो लैंड होती है वो बट जाती है, ठीक है। अब वो पहले के ज़माने में 4-5 भाई होते थे, अब वो इतनी छोटे लैंड सबको मिलने लग गए, 1 हेक्टर 2 हेक्टर ऐसे करके अब सबको मिलने लग गए। अब जब छोटी लैंड्स होती है ना, वहाँ पे एग्रीकल्चर को अच्छे से प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, एग्रीकल्चर उतना प्रोडक्टिव नहीं होता वहाँ पे। इनपुट्स लगेंगे, फर्टिलाइज़र लगेंगे, बट प्रोडक्टिविटी बहुत कम, ठीक है। रिसेंट ईयर में फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एक मेजर चैलेंज बताया है एग्रीकल्चर सेक्टर में। यहाँ पे ये क्या है, अब मतलब फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एक कलेक्टिव होते हैं फार्मर का, हु हैव होल्डिंग एंड वर्क इन अ जोग्राफिकल क्लस्टर। जोग्राफिकल क्लस्टर की बात यहाँ पे पता चल रही है, जैसे कि फ्रेगमेंटेड जो लैंड्स हैं उन सबको एक साथ लाना और उस पर खेती करना, ये काम होता है फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का। ये रजिस्टर किया जाता है कंपनीज एक्ट और कोऑपरेटिव अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। अब इनका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है स्पेशली फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने में, मार्केटिंग के लिए, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, और फार्मर्स को उनका रेम्यूनरेटिव प्राइजेस मिले, इसके लिए भी इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। यूपी का एक केस स्टडी दी गई है, यहाँ पे यूपी का एक एग्जाम्पल दिया गया है। FPO शक्ति पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म्स टू ऑल एक्टिव FPOs इन यूपी। यहाँ पे आप पॉइंट नोट करेंगे, ये तो खैर एग्जाम्पल हो गया, राइट। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला एग्जाम्पल आपके लिए एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल हो गया, राइट। अगर UPPCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पूरा का पूरा एडिटोरियल इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी में क्या फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का रोल रहा है, वहाँ के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा है, ऐप्स बनाई जा रही हैं, डिजिटाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का एक शक्ति पोर्टल भी लॉन्च किया गया था ताकि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को एकत्रित किया जा सके टुगेदर इन एट अ प्लेटफॉर्म, राइट। अब केंद्र सरकार ने क्या किया है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया है जो इंटरेस्ट सबवेंशन देता है 3%, क्रेडिट पे इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है 3% का पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो FPOs को भी एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। अब फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्पल के लिए या उनके रोल के लिए। वर्किंग टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन बाय डेवलपिंग द वैल्यू चेन ऑफ हाई न्यूट्रिएंट एग्रीकल्चर, एग्री प्रोडक्ट्स लाइक मिलेट्स, मशरूम, मोरिंगा, ठीक है, फोर्टिफाइड सीरियल। अब यहाँ पे बोला गया आहार से उपचार तक, आहार मतलब खाना, उपचार मतलब ट्रीटमेंट, दवाई। यहाँ पे क्या बोला है कि न्यूट्रिशन, जो पोषक तत्वों से भरे हुए हम प्रोडक्ट्स या फिर फसल खिलाएंगे, ग्रीन्स खिलाएंगे बच्चों को, आंगनवाड़ी के बच्चों को,
ठीक है, उन्हें पोषक तत्व मिलेंगे। यहाँ पे आपको रोल बताना है कि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल है वो सिर्फ फार्मर्स तक ही सीमित नहीं रह जाता, बिज़नेस के भी कोऑपरेटिव्स, एग्रीकल्चर मार्केट हो गया, ठीक है, एग्रो बिजनेस हो गया, एंड जो उनका जो एक रोल है टू द सोसाइटी, राइट, कि वो बच्चों को पोषक तत्व खिलाएंगे, पोषक तत्व देंगे उन्हें बच्चों को, यहाँ तक इनका रोल रहता है। अब इन्हीं जो एफ़र्ट्स लिए गए हैं कि हाँ मशरूम की खेती को बढ़ावा देंगे या फिर फोर्टिफाइड राइस का हम बढ़ावा देंगे, ठीक है, अब उसी की वजह से जीआई टैग मिल रहे हैं लोकल प्रोडक्ट को। जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसके तहत सिद्धार्थनगर, मतलब यूपी का सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट, उसमें लिखा गया था, मतलब उसके लिए कहा गया था कि आप काला नमक उगाने में आप सबसे आगे रहेंगे। काला नमक राइस होता है, काला नमक क्या होता है, एक चावल की एक वैरायटी है, ठीक है, उसे उगाने में आप सबसे आगे रहेंगे, इसीलिए जीआई टैग भी मिलता है। बनारसी लंगड़ा, जैगरी गुड़ को, ठीक है, रामनगर वाराणसी, भंटा मतलब क्या होता है, बैंगन होता है ये, और बनारसी पान, इन सबको जीआई टैग भी मिला है। यहाँ पे रोल आ जाता है फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का। ये एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग को डिसेमिनेट किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है अमंग फार्मर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़ एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। बेनिफिट्स क्या हैं, ये लोग प्रोडक्टिविटी इश्यूज़ को टैकल कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेगमेंटेड लैंड को ये कलेक्टिव एक साथ लेके आ जाते हैं, उस पर अगर खेती हो कलेक्टिव तरीके से, यहाँ पे एग्रीकल्चर को ये लोग करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, राइट, अगर फार्मिंग अच्छी होगी, रेम्यूनरेटिव प्राइजेस मिलेंगे फार्मर्स को, तो और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, एग्रो बिजनेस आगे बढ़ पाएगा, यूनिट्स इस्टेब्लिश होंगी रूरल एरियाज़ में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होंगी, राइट। नेगोशिएटिंग विद कॉरपोरेट्स ना, जो कंपनीज होती हैं जो फार्मर से उनके ग्रेन्स लेती हैं या उनके प्रोड्यूसर्स लेती हैं, उनसे बार्गेन करने में ये पावर रखते हैं, ठीक है। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लोन्स फॉर क्रॉप, परचेज ऑफ मशीनरी, इनपुट एग्री आउटपुट, राइट, आउटपुट मतलब हार्वेस्ट हो गया है उसे मार्केट तक पहुंचाना, रेम्यूनरेटिव प्राइजेस देना फार्मर्स को, इन सब में इनका रोल रहता है। सोशल इम्पैक्ट क्या है, वुमेन का भी पार्टिसिपेशन, महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन है फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक जेंडर रिलेशन भी मेंटेन कर रहा है, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर, वो लोग फैसले ले सकती हैं वुमेन, राइट, ऐसे करके। तो इसका सोशल रोल भी रहेगा, सोसाइटल कन्फ्लिक्ट, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बढ़ाने में इसका रोल रहता है कम्युनिटी में। अब वे फॉरवर्ड क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को ऐड करना है। अभी हमारे पास सिर्फ 10,000 है, यानी कि आप देखिए अराउंड 40% ऑफ हमारा यूथ है, हमारा जो युवा है वो एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र में काम कर रहा है, बट सिर्फ 10,000 हमारे पास फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है। इतनी बड़ी कंट्री, इतना बड़ा कल्चरल एरिया, फिर भी तो हमें इसको बढ़ाना है ताकि किसानों को फ़ायदा हो, इसके सोसाइटल बेनिफिट्स हो, महिलाओं को फ़ायदा हो, ठीक है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, और कंट्री की जो ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उसे ज़्यादा बढ़ाया जा सके। स्ट्रक्चरल इश्यूज़ को टैकल करना है, लाइक वीक फाइनेंशियल, उन्हें क्रेडिट नहीं मिलता जल्दी, ठीक है, लैक ऑफ रिस्क मैकेनिज्म एंड इनएडुकेट एक्सेस टू मार्केट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो काफ़ी एफपीओज हैं वो अभी भी काफ़ी पिछड़े वर्ग से, पिछड़ा वर्ग मतलब इकोनॉमिकली पिछड़ा वर्ग है, राइट। अब उनके पास बैंक लोन नहीं होता, कोलेट्रल्स नहीं होते, जिस वजह से उन्हें क्रेडिट नहीं मिल पाता और इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पाता, राइट। हमें उनकी वर्किंग कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग, इन सब की कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना है। बैंक को हमें इंसेंटिव देना है कि अगर वो लोग एफपीओज़ को फंड देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलेगा बैंक को।
ठीक है, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग भी मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, वैसा ही कि जैसे कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, अगर आप उन्हें लोन देंगे, क्रेडिट देंगे, तो मतलब ये होता है कि आपको इतना % देना है इस सेक्टर में। ये चीज़ होनी चाहिए फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी। ठीक है, हमें कॉम्पिटेंसी चाहिए उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, यानी कि वो लोग जागरूक रहें। मार्केट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के क्या प्राइजेज़ हैं ना, इसके प्रति वो लोग जागरूक रहें। यहाँ पे एक एडिटोरियल यहाँ पे बताया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ना डेमोक्रेसी में क्या करती हैं, वो लोग आजकल क्या हो रहा है, फ्रीबीज़ को अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी तरफ। और लोग भी क्या है कि उन्हें फ्री ट्रैवल करने को मिल जाए, लाइक वुमेन का बिल्कुल फ्री ट्रैवल है दिल्ली में, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर। वो इस तरफ मतलब ज़्यादा झुकाव अपना देख रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के प्रति, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट है वो ज़्यादा कनेक्टेड होती है लोगों से एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आ रही है वंदे भारत ट्रेन, इट्स ओके। वहीं किराया वगैरह सस्ता किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जो कुछ आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं कि ये सही भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी एक एडिटोरियल में था कि कि जो वोटिंग के टाइम पे ना, इलेक्शन के टाइम पे गांव वगैरह के इलाकों में आप सबने देखा होगा कि साड़ियाँ दी जाती हैं कि वोट दोगे तो तुम्हें साड़ी देंगे, कि मतलब हम आपको साड़ी दे रहे हैं, प्लीज़ वोट, ऐसे करके। अब एक आर्ग्यूमेंट ये प्रेजेंट किया जाता है कि साड़ी वगैरह बनाने की जो इंडस्ट्रीज़ है वो यहाँ पे फलेगी फूलेगी, राइट। ऐसा ही सब्सिडाइज्ड मील के साथ भी, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ज़िक्र किया था एक अम्मा योजना है करके, ठीक है, सब्सिडाइज्ड मील की। ये अम्मा मील इन तमिलनाडु, यहाँ पे भी फ्री अनसब्सिडाइज्ड मील दिया जा रहा है लोगों को। तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, बट अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर आप देंगे, खैर एडिटोरियल में जो कुछ लिखा है मैं वही आपको समझा रही हूँ। अगर आपको पढ़ना होगा अपनी वोकैबुलरी वगैरह ठीक करने के लिए तो आप ये पूरा एडिटोरियल पढ़ेंगे, राइट। मैंने यहाँ पे चीज़ें हाईलाइट की हैं जो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें ऑथर ने बोला है कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाइए क्योंकि उसके मल्टीपल फ़ायदे रहते हैं, मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होते हैं उसके, राइट। जैसे कि अगर आप स्कूल्स के आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज आप ठीक कर रहे हैं, उससे क्या होगा, ये मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट, क्योंकि आपको पता है डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारी कंट्री का। अब इसे रियलाइज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक लायबिलिटी बन जाएगी, एक नेशनल डिज़ास्टर बन जाएगा। वही होगा जो पंजाब और कश्मीर में हो रहा है, राइट। लाइक रेडिकलिज्म हो जाना या फिर ड्रग अब्यूज़ होना, ये चीज़ें उन लग जाएंगी अगर हम उन्हें यूथ को, अपने युवा को सही रास्ते पे नहीं लाए तो। इसीलिए हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ताकि उसका मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट हमारी इकोनॉमी एंड सोसाइटी में देखने को मिले, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि आपको छोटे छोटे खर्चों पे आपको नहीं ध्यान देना, आपको फ्रीबीज़ को अट्रैक्ट नहीं करना है कि आपको फ्री बिजली, फ्री पानी मिल रहा है, आओ वोट करो। और आजकल अलग ही चीज़ चल रही है न्यूज़पेपर में, हर जगह जहाँ पे भी कांग्रेस सरकार जा रही है वो यही कह रही है कि कास्ट सेंसस होगा, हमें वोट दो। ये उनका अलग ही चल रहा है। और जनता को बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती क्या है वो कुछ पार्टीज़ को पता भी नहीं है, राइट। कहाँ पे एक्सपेंस करना, कहाँ पे अपना फंड लगाना इम्पॉर्टेंट होगा, कहाँ पे देश का विकास होगा, ये कुछ पार्टीज़ को पता ही नहीं है, ठीक है। अगर फ्री बीज का क्वेश्चन आए इंटरव्यू में तो आपको बोल देना है सीधे सीधे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी ध्यान देना है और इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन पे भी ध्यान देना है, यानी कि जो निचला वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है वो भी आगे आए और देश का भी विकास हो अच्छे से। इसमें एक बैलेंस बना के चलना है, सारी चीज़ें फ्री नहीं प्रोवाइड करा देनी है सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वुमेन फ्री ट्रैवल कर रही है तो वुमेन कितनी वर्किंग वुमेन होंगी जिनके पास इतने ठीक ठाक पैसे होते हैं कि वो लोग ट्रैवल कर सकें। आप सुरक्षा बढ़ाइए ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में,
पब्लिक स्पेसेस में आप सुरक्षा बढ़ाइए वुमेन के लिए, वो कम से कम ट्रैवल करते टाइम सुरक्षित तो महसूस करेगी, राइट। फ्री करने से क्या होगा? आज का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था कि कौन सी ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करती है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग को? कौन सी बॉडी है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, 2017 में इन्होंने कुछ गाइडलाइंस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को रेगुलेट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस इन्होंने दी थी। तो ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस, कि आपने एक न्यूज़ पढ़ी, उससे प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे उसे एनालाइज करेंगे, कैसे अपने मैटर की चीज़ें निकालेंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप निकालेंगे, यही आपको देखना होता है डेली के न्यूज़पेपर में। तो आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। मिलते हैं कल। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये आपको आज के आज ही नोट कर लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हों जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी रिवाइज़ किए जा सके। आपको पीडीएफ्स कलेक्ट करते नहीं रह जाना है, वरना वो एक दिन कलेक्टेड ही रह जाएंगी। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा वो चैनल डेली पीडीएफ्स के लिए। पर आपको वो नोट करना है खुद के पीडीएफ्स में, कलेक्शन नहीं रखना, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।